तो हेलो बच्चों, आज आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पे। तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था नियो क्लासिकल थ्योरी का बेसिक। अब हम जो हमारी अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बेसिक फीचर्स ऑफ नियो क्लासिकल थ्योरी, यानी कि नियो क्लासिकल थ्योरी के क्या फ़ीचर्स थे या नियो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी। साथ साथ हम ऐसे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो नियो क्लासिकल थ्योरी या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नियो क्लासिकल थ्योरी के थ्रू मैनेजमेंट कर रही होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही मस्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ नियो क्लासिकल थ्योरी। फर्स्ट, नियो क्लासिकल थ्योरी और वी कैन से इट अज्यूम्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम, क्योंकि ये कह रहा है कि न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है वो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम मानती है और कहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है वो ज़्यादा फोकस करती है ह्यूमन रिलेशन पे, और एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो पर्सनल रिलेशंस को और ह्यूमन एलिमेंट को काफ़ी स्पेस देती है जो कि क्लासिकल थ्योरी नहीं देती थी। और कहीं ना कहीं आज के टाइम पे इस मॉडर्न एरा में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन एलिमेंट का होना और सोशल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब एक एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम कहा गया है। ऑर्गेनाइजेशन वेरियस वर्क करने के लिए उसे क्या बनना पड़ता है, सोशल बनना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक ए कंपनी है जो कि इतनी बड़ी कंपनी नहीं है और एक बी कंपनी है जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। अब अगर इस ए कंपनी ये बी कंपनी के साथ डील करना चाहती है तो ए कंपनी के क्या होने चाहिए, सोशल रिलेशन या सोशल स्किल्स अच्छे होने चाहिए। तो जब तक ए कंपनी इनिशिएटिव दिखा के इनसे सोशली रिलेशन डेवलप नहीं करेगी तब तक क्या वो इनसे डील की बात कर पाएगी, नहीं। इसका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को डील करने से लेकर एवं कई कामों के लिए क्या होती है, सोशल स्किल्स की ज़रूरत होती है। और वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उन सोशल स्किल्स को कौन परफॉर्म करेंगे, ऑफ कोर्स द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम की तरह ट्रीट करती है नियो क्लासिकल थ्योरी। सेकंड, ह्यूमन फैक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस सोशल सिस्टम। ह्यूमन फैक्टर या आप कह सकते हो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं इस सोशल सिस्टम के अंदर। ऑफ कोर्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिस्टम तभी कहलाई जाती है जब उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स हो। अब आप खुद ही सोचो, अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से डील कर लेंगे, नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। यानी कि इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रैक्टिकली तो इनके ह्यूमन रिसोर्स ही आपस में सोशल रिलेशन बिल्ड करके एक दूसरे के साथ डील करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन थोड़ी ना डील कर पाते। इनके अंदर जो ह्यूमन फैक्टर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वही तो आपस में सोशली रिलेशन बिल्ड करके डील को डन कर रहे हैं। तो यही तो चीज़ है कि इन सोशल सिस्टम, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन फैक्टर होता है और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही परफॉर्म करते हैं सोशल रिलेशनशिप को और ह्यूमन रिलेशनशिप स्किल को। तीसरा, इट रिवील्स सम सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच डिटरमाइन द वर्क प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। यानी कि न्यू क्लासिकल थ्योरी क्योंकि ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन के बिहेवियर को डिटेक्ट करने में और उनको किस तरीके से सेटिस्फैक्शन मिलती है उस पर ज़्यादा ध्यान देती है, तो उस वजह से ही न्यू क्लासिकल थ्योरी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को रिवील किया। इसने रिवील किया कि कुछ ऐसे सोशल और कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं ये बताने में हेल्प करते हैं कि एक वर्कर कितने देर तक या कितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकता है, और साथ ही साथ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं ये सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वर्कर्स की वर्किंग प्रोडक्टिविटी को। कैसे आजकल की आईटी कंपनीज़ जो कि कोडिंग वाली, मेनली अगर मैं बात करूँ कंपनीज़ को, सो कॉल्ड आपने सुना होगा कि कोडिंग करने वाले जो होते हैं आईआईटीएंस जो होते हैं उन्हें 10 या 12 घंटे लगातार कोडिंग करनी पड़ती है, विच ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी टफ वर्क। बट ये आईटी कंपनीज़ जो होती हैं इनकी स्ट्राइक, ये फंडा जो होती है ना साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स का, ये पूरी तरीके से बहुत तगड़े तरीके से ये आजमाती है। इन्हें भी पता है कि इन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को भारी भरकम पैकेजेस तो देंगे ऑफ कोर्स, पर आईआईटीएंस भी जानते हैं कि पैकेजेस तो उन्हें कहीं भी जाएंगे मिल ही जाएगा, लेकिन क्या उन्हें वो सेटिस्फैक्शन या साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है, नहीं। तो इसीलिए आप देखते हो जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनीज़, अमेज़ॉन, गूगल, या आईटी कंपनीज़ में नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनीज़, इन्हें पता है कि इन्हें इन एम्प्लॉयज़ से 8, 9 या 10 घंटे का काम निकलवाना है, जो कि ईजी नहीं है, चाहे वो उन्हें बड़ा पैकेज भी क्यों ना प्रोवाइड कर दें। तो ये आईटी कंपनीज़ क्या करती हैं, ये आईटी कंपनीज़ जब भी इन्हें
रेफ़र करती हैं, इनको जॉब प्रोवाइड करती हैं, तो ये इन्हें क्या देती हैं, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, गेम्स फैसिलिटी, रिफ़्रेशमेंट, ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस, यानी कि ऐसी अनेकों तरीके की फैसिलिटीज़ जो ये बाहर जाके करें वो सारी ही अपनी कंपनी में प्रोवाइड कर देती है, जिससे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली जो एम्प्लॉय का माइंड होता है ना वो बहुत सेटिस्फाई हो जाता है। अब आप खुद सोचो, अगर एक 10 और 12 घंटे की जॉब है तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में वो इन फैसिलिटी को एंजॉय कर पाएगा, चाहे वो प्रोवाइडेड क्यों ना हो? नहीं कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा भी नहीं कर पाएगा अगर वो ब्रेक भी लेगा। लेकिन साइकोलॉजिकली उसे इतनी संतुष्टि देती हैं कि चाहे मैं गेम खेलना चाहूँ, पूल खेलना चाहूँ, स्विमिंग पूल में जाके रिलैक्स करना चाहूँ, तो ये सब फैसिलिटी जब कंपनी दे रही है अच्छे खासे पैकेज के साथ, तो जो मोटिवेशन होती है ना एम्प्लॉय की और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन वो इतनी हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं जॉब को करने के लिए काफ़ी मोटिवेट और रेडी हो जाता है। तो यही फंडा यूज़ करती हैं आईटी कंपनीज। चौथा, दिस मैनेजमेंट एम टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू दोज हु हैव लीडरशिप स्किल, सोशल स्किल्स विद टेक्निकल स्किल्स। आपने क्लासिकल थ्योरी में मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें एक पॉइंट था कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिर्फ टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेस पे मिलती है। लेकिन क्योंकि न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है वो पूरी तरह रिलाई करती है ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियरल साइंस पे, तो ये ज़्यादातर मेन फोकस करती है आईक्यू पे नहीं, ज़्यादातर रिलेशन आईक्यू पे ज़्यादा फोकस करती है। तो यही ये लिखा है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नियो क्लासिकल थ्योरी के अप्रोच के थ्रू मैनेज की जा रही है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए लीडरशिप स्किल और सोशल स्किल का होना बहुत ज़रूरी है टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ। तो ये 4 थे फीचर। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ नियो क्लासिफिकेशन, यानी कि नियो क्लासिकल थ्योरी या नियो क्लासिकल थ्योरी के थ्रू कोई ऑर्गेनाइजेशन जब अपने मैनेजमेंट चला रही होती है तो उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आपको मिलते ही मिलते हैं। पहला, इंडिविजुअल जो है वो ये कहता है कि जैसे आपने क्लासिकल थ्योरी में देखा मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में, वहाँ पे क्या होता था, एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, मैन को मशीन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था कि आप पर्सनल रिलेशन नहीं बना सकते, आप ह्यूमन एलिमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं है, आपको सिर्फ काम से मतलब रखना है और गोल को अचीव करना है। लेकिन न्यू क्लासिफिकेशन ये कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल को ना इंडिविजुअल की ही तरह ट्रीट करना चाहिए। ह्यूमन बीइंग, सोशल होना ह्यूमन बीइंग को पसंद है। जब तक वो इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक वो कैसे जान पाएगा अपने फेलो मेट्स को या फेलो जो एम्प्लॉयज़ हैं। तो इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की तरह ही ट्रीट करा जाता है नियो क्लासिफिकेशन थ्योरी के द्वारा मैनेज की जा रही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वर्क ग्रुप का मतलब है, वर्क ग्रुप होता क्या है, जब एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए सिमिलर काम करने वाले लोगों का ग्रुप बनाते हैं तो उसे वर्क ग्रुप कहते हैं। लेकिन जनरली क्या होता था, क्लासिकल थ्योरी में वर्क ग्रुप के अंदर ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जो एक दूसरे को ढंग से जानते भी नहीं है, ना इंटरेक्शन था। लेकिन न्यू क्लासिफिकेशन ये कहती है कि वर्क ग्रुप ऐसे लोगों का होना चाहिए जो आपस में बहुत ज़्यादा फैमिलियर हों, क्योंकि जब वो फैमिलियर होंगे तभी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और वो जानते होंगे कि किस काम को कौन बंदा ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर सकता है। तो वर्क ग्रुप जो है ना वो ऐसे एम्प्लॉयज़ से बना होना चाहिए जो आपस में काफ़ी फैमिलियर हों और एक दूसरे के काम को काफ़ी अच्छे से जानते हों। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन नियो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग रन की जा रही है तो उसके अंदर हर कोई अपने क्या दे सकता है, सजेशंस दे सकता है। यही तो था न्यू क्लासिफिकेशन कि ह्यूमन रिलेशन बिल्ड करना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑफ कोर्स है, जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के अच्छे रिलेशंस होंगे, वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग उनके बीच में डेवलप होगी, तो ऑफ कोर्स सुपीरियर्स अच्छे अच्छे डिसीजंस में भी पार्टिसिपेट करने को कहेंगे सबऑर्डिनेट्स को और बोलेंगे कि आप अपना भी सजेशन दो। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है ना वो काफ़ी पार्टिसिपेटिव होती है, यानी कि हर किसी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। चौथा, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। आपने लीडरशिप स्टाइल पढ़ा है 12th में, जिसमें ऑटोक्रेटिक था, जिसमें सिर्फ जो सुपीरियर था वो अपनी चलाता था, स्ट्रिक्ट होती थी कंट्रोलिंग। डेमोक्रेटिक वो होता था जिसमें सुपीरियर का कंट्रोल होता था लेकिन वो एम्प्लॉयज़ या अपने सबऑर्डिनेट से सजेशंस लेता था ड्यू टू एनी डिसीजन मेकिंग। एनी डिसीजन मेकिंग के अंदर वो क्या लेता था उनसे, जैसे कि डेमोक्रेटिक का तो मतलब होता है लोकतांत्रिक। तो एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल होता है नियो क्लासिफिकेशन थ्योरी वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे जो सुपीरियर है वो सिर्फ अपनी नहीं चलाता, तानाशाह नहीं करता, वहाँ पे पहले लोगों से उनके सजेशंस लिए जाते हैं कि क्या सही रहेगा क्या नहीं। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स की जो होती है इन्वॉल्वमेंट काफ़ी अच्छी होती है। मोटिवेशन ऑफ कोर्स है, जब सबऑर्डिनेट्स इतने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वो मोटिवेट भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि मोटिवेशन उनको मिलेगी कि यार हमें भी काफ़ी प्रेफरेंस दी जा रही है। और छठा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स है, जब सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, उनके काम के बारे में जानेंगे तो उनका अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट का ऑल ओवर डेवलपमेंट भी काफ़ी होता है, जिसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलता है। तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे इसके क्रिटिसिज्म और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को। ओके बाय।